आरू ने अपनी बात खत्म ही की थी तब तक गेट नॉक हुआ। आरू और नव ने देखा तो अबीर गेट पर खड़ा था। अबीर मुस्कुराकर अंदर आया फिर बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब बोथ ऑफ यू बट आदि की कॉल आई थी, वो आरू के बारे में पूछ रहा था इसलिए मैं देखने चला आया। आरू तुम जाग रही हो तो उसे कॉल कर लेना। आरू कुछ नहीं बोली। वहीं नव मुस्कुराकर आरू को देख रहा था। तभी नव उठते हुए बोला, अच्छा तू आदि से बात कर ले फिर खाना खा लेना, मुझे तो बड़ी जोर की नींद आ रही है इसलिए मैं तो चला सोने। मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा फोन ऑफ है। आरू ने यहाँ पर साफ झूठ बोल दिया क्योंकि सच तो ये था कि उसके पास आदि का नंबर नहीं था। तो कोई बात नहीं, तुम मेरा। अबीर अभी बोल ही रहा था तब तक उसका फोन बजने लगा। अबीर और नव दोनों ने ही फोन की तरफ देखा तो कॉल आदि का ही था। अबीर ने फोन को बेड पे रखते हुए कहा, मुझे भी काफी नींद आ रही है इसलिए मैं कल सुबह फोन ले जाऊंगा। इतना बोलकर वो नव के साथ मुस्कुराते हुए चला गया। उनके दोनों के जाते ही आरू ने गेट बंद कर लिया फिर वापस फोन की तरफ आई पर तब तक कॉल कर चुका था। आरू ने फोन को उठाया तभी फिर से उस पे आदि की कॉल आने लगी। आरू ने जल्दी से कॉल उठाया, वो कुछ बोलने ही वाली थी तब तक उधर से आदि भड़कते हुए बोला, अबे जाहिल तब से कॉल कर रहा हूँ, फोन गटर में डालकर भूल गया क्या। आरू आदि की बात का जवाब देने ही वाली थी तब तक आदि फिर से बोला, अच्छा ये बता साहिबा सो गई, उसने खाना खाया और ठीक है ना। आदि बोल ही रहा था तब तक आरू एकदम से खींचकर बोली, कितना बोलते हो यार, तुम चुप भी हो जाओ, एक बार सामने वाले की भी सुन लो कि कॉल पर कौन है। पर नहीं जनाब, तो शुरू हो गए तो शुरू हो ही गए, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। आरू हल्के गुस्से से अपनी पूरी बात एक ही सांस में बोल गई और आदि के जवाब का इंतजार करने लगी। अब बोलोगे भी कुछ। जब आदि ने जवाब नहीं दिया तो आखिर आरू ने पूछ ही लिया, आई मिस यू। आरू की बात सुनते ही आदि फौरन अपनी मासूमियत भरी आवाज में बोला तो आरू शांत पड़ गई। वैसे तुम भी मुझे ही याद कर रही थी ना, मुझे पता है। आरू के कुछ न बोलने पर आदि ने कहा तो आरू मुस्कुरा उठी फिर अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए बोली, नहीं तो तुमसे किसने बोला मैं तुम्हें याद कर रही थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सो भी गई थी। चल झूठी, मुझे पता है तुम मेरे ख्यालों में खोई हुई ही हल्की सी सो गई थी। आदि मुस्कुरा कर बोला तो आरू भी मुस्कुरा उठी। क्या बात है मिस्टर हबी, आजकल बड़ी गलतफहमी पालने लगे हो। आरू ने अपनी मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा तो आदि बोला, अब तुम मानोगी तो हो नहीं कि तुम मेरे ख्यालों में ही खोई हुई थी, इसलिए चलो टॉपिक चेंज करते हैं। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? तुम्हें कैसे पता? आरू ने हैरानी से कहा तो आदि मुस्कुरा कर बोला, मेरी प्यारी सी साहिबा, अभी तुमने ही तो बताया तुम्हारी आंख लग गई थी तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले तो सो ही गई होगी। इट मीन्स तुमने कुछ नहीं खाया होगा क्योंकि इतनी जल्दी तुम डिनर नहीं करती, पर अब तो उठ गई थी तो क्यों नहीं कर रही डिनर? मन नहीं है बिल्कुल भी, आज बहुत थक गई हूँ। आरू थकी सी आवाज में बोली तो आदि हल्की सी शरारत के साथ बोला, मेरे जाने के गम में किसी मंदिर वगैरह की सीढ़ियां चढ़ी हो क्या जो इतना थक गई? नहीं, तुम्हारी जाने की खुशी में पार्टी कर रही थी इसलिए थक गई हूँ। आरू ने चिढ़कर कहा तो आदि मुंह बनाते हुए बोला, इसलिए ही तुमने मुझे कॉल नहीं किया है ना? नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो तुम्हारा नंबर। आरू अभी बोल ही रही थी तब तक आदि आरू को बीच में टोकते हुए बोला, डोंट टेल मी दैट यू डोंट हैव माई नंबर। अरे अब नहीं है तो नहीं है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव हो। आरू बेड पर बैठते हुए बोली तो आदि उधर से बोला, साहिबा तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव भी है और मुझे याद भी है। हम सच में क्या? आरू अचंभे के साथ बोली तो आदि मुस्कुरा कर बोला, यकीन न हो तो सुना दूं। इतना बोलकर आदि ने आरू को उसका कांटेक्ट नंबर सुना दिया तो आरू का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना सोचता हूँ तुम्हें पगलू। आदि हंसते हुए बोला तो आरू भी हंसने लगी। अच्छा अब तुम अच्छे बच्चे जैसे खाना खा लो। आदि ने कहा तो आरू फौरन बोली, तुमने खाया? मैं अभी कुछ फाइल्स चेक कर लूं फिर खा लूंगा, तुम खा लेना, ओके बाय। आदि ने कहा तो आरू बोली, पक्का जल्दी वापस आओगी ना? आदि मुस्कुरा दिया फिर गाना गाते हुए बोला, लौटूंगा यहाँ तेरे पास में, हाँ वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं। तुम पागल हो पूरे। इतना बोलकर आरू ने कॉल काट दी। तुमने ही बनाया है साहिबा। आदि फोन को देखते हुए बोला फिर उसे अपने होठों से लगा लिया। आरू ने हल्का सा खाना खाया फिर कुछ मेल्स चेक करने में लिए उसने फोन उठाया तो उस पे एक अननोन नंबर से मैसेज पड़ा था। आरू ने मैसेज खोला तो उसमें लिखा था, वैसे आज मैंने तुम्हारे नंबर पर इसलिए कॉल नहीं किया ताकि तुम डिस्टर्ब न हो, लेकिन अब जब मुझे पता चल चुका है कि तुम बस मेरे ख्यालों में खोई रहती हो तो मैं तुम्हें ही कॉल करूंगा, इसलिए प्यार से मेरा नंबर सेव कर लेना। मिस यू साहिबा।
आरू मैसेज पढ़ते ही समझ गई कि ये आदि का मैसेज है। उसने मिस्टर हबी नाम से नंबर सेव किया, फिर अपना फोन लेकर बैठ गई जिसमें उसकी और आदि की नवहिका की शादी वाली उल्टी सीधी बहुत सी पिक्चर्स थी। आरू उन पिक्चर्स को देखते देखते कब सोई पता ही नहीं चला। अगले 2 दिन यूं ही बीत गए, पर इन 2 दिनों में आदि ने आरू को खूब तंग किया, वो भी कॉल पर। वो बातें ही ऐसी ऐसी बोलता था कि आरू चुप पड़ जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बातें सच ही होती थी। इन 2 दिनों में आरू और उसकी टीम ने मिलकर उस पूरी डील की हर एक इंफॉर्मेशन निकाल ली। इन 2 दिनों में शान आरू से कई बार मिला और दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी, पर शान हर बार अमित को फंसा देता और आरू इस तरह से अमित को घूरती जैसे वो उसे आंखों से ही भस्म कर देगी। तीसरे दिन करीबन सुबह 11 बजे आरू अकेले ही उस होटल गई जहां वो टेररिस्ट रुका हुआ था, साथ ही साथ सुपीरियर और रुद्र भी। आरू हयात रीजेंसी में पहले ही बात कर ली थी, इसलिए वो गई और जाकर अपनी आइडेंटिटी दिखा दी। मैनेजर ने उसे रूम नंबर 1882 की पेयर की दे दी और आरू सीधे उस रूम में चली गई। अभी वो टेररिस्ट बाहर गया हुआ था और ये इन्फॉर्मेशन उसे वहां के मैनेजर ने ही दी थी। आरू चुपचाप उस रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो उस रूम से बाहर आई और पेयर की मैनेजर के हाथ में देकर जल्दी से सुपीरियर के रूम में भाग गई। आरू ने एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खोला। सामने रुद्र बेड पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने नजर ऊपर उठाई तो आरू को देखकर वो चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र ने हैरानी से पूछा तो आरू उसको इग्नोर करके बोली, सुपीरियर कहाँ है? वो तो बायोकेमिकल वेपन्स को सफेली गायब करने के लिए यहाँ मौजूद हमारी टीम से मिलने गए हैं, सुबह तक आएंगे वो। रुद्र खड़े हो उसके पास आकर बोला तो आरू ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? रुद्र ने पूछा तो आरू एक गहरी सांस लेते हुए बोली, नथिंग इज ओके रुद्र। वो लोग अपने बायोकेमिकल वेपन्स की टेस्टिंग 1 साल के अंदर ही करेंगे, क्योंकि उनके वेपन्स ऑलमोस्ट 10 महीनों में पूरे हो जाएंगे और उनकी मीटिंग अगले 2 दिनों में होने वाली है। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे आएंगे, पर अगले 2 दिनों में सब कुछ फाइनल कर लेंगे वो सब। पर ऐसे कैसे? सुपीरियर भी नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? रुद्र ने परेशानी से कहा तो आरू बोली, इट्स ओके अभी 2 दिन है हमारे पास, और रही बात बायोकेमिकल वेपन्स की, उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आई थिंक यू आर राइट, ऐसे पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। मैं सुपीरियर से इस बारे में बात करता हूँ कि वो। रुद्र अभी बोल ही रहा था तब तक आरू बोली, नहीं सुपीरियर को कुछ नहीं बताना है। आज रात वो टेररिस्ट अपने कुछ और साथियों को यहाँ पर बुलाने वाला है, और वो सिर्फ डील के लिए नहीं होगा बल्कि यहीं पर वो लोग एक ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? रुद्र ने पूछा तो आरू याद करते हुए बोली, जब मैं उसके रूम में गई तब। फ्लैशबैक। आरू जैसे ही उस कमरे में पहुंची वो रूम बिल्कुल नॉर्मल था। आरू को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैनेजर ने बताया था कि वो अपने रूम में रूम सर्विस को भी आने का मना कर देता है, इसलिए आरू को लगा कि रूम में ही सब कुछ होगा। आरू पूरे रूम में इधर उधर ढूंढने लगी कि शायद उसे कुछ मिल जाए। आरू ने सभी ड्रॉर देख लिए, अलमारी देख ली, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो वापस लौटने लगी, पर तभी उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर शांत होते ही उसे बीप की आवाज आने लगी। वो वापस रूम में आई और छानबीन करने लगी, पर तभी उसे ध्यान आया उसने बाथरूम तो चेक किया ही नहीं। आरू ने बाथरूम का गेट खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे बाथरूम को एक हैकिंग रूम जैसा बना दिया था। 4 to 5 कपड़ों वाली फोल्डेबल अलमारी उस बाथरूम में थे, जहां कुछ फाइल्स और कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे। एक काउंटर टाइप कुछ था जिससे एक ब्लू लाइट निकलकर एक स्क्रीन फॉर्म कर रही थी, और उस स्क्रीन पर वेपन्स और उनकी क्वालिटीज के बारे में लिखा हुआ था। शायद वो टेररिस्ट उसे ऑन ही भूल गया था। अबे ये नहाता नहीं है क्या? पूरे बाथरूम को क्या से क्या बना दिया है। खैर टेररिस्ट है, 3 महीने भी नहीं नहाएगा तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। छी यार, ये इतने गंदे क्यों होते हैं। खैर आरू, इन्हें छोड़ तू अपना काम कर। आरू खुद से ही बड़बड़ाई, फिर उस स्क्रीन की तरफ बढ़ गई। आरू उसके पास गई और उसे स्क्रॉल करने लगी। तभी आरू की नजर पास रखे एक फैक्स पर पड़ी। उसने वो उठाया और पढ़ा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसमें वही ब्लास्ट, उसके साथियों और डील के बारे में था जो आरू ने देव को बताया। आरू ने देखा कि फैक्स कहाँ से आया है तो वो खुद से बड़बड़ाई, मैंने यही सोचा था कि ये तुम ही हो सकते हो। वो फैक्स लश्कर-ए तैयबा से आया हुआ था। आरू ने सभी चीजों की फोटो अपने फोन में लिए और वापस से पहले जैसे करके सब छोड़ दिया और उस रूम से फौरन भागी। फ्लैशबैक एंड, ये देखो मैंने सब कुछ देखा हुआ है। आरू अपना फोन रुद्र की तरफ करते हुए बोली तो रुद्र ने फौरन उस फोन को बेड पर फेंका और आरू को उसके कंधों से पकड़कर डांटते हुए बोला, आर यू मैं तुम उसके रूम में क्यों गई? तुम जानती भी कितना रिस्क था वहां पर, तुम्हारी एक चूक पूरे मिशन को तबाह कर सकती है।
पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, और अगर रिस्क नहीं लूंगी तो तुम्हें लगता है कि ये मिशन पूरा हो पाएगा? जानते हो न तुम कि कितनी लोगों की जानें टिकी हुई है इस पर। आरू रूथ के हाथ झटकते हुए बोली। रूथ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोलते हुए बोला, आई एम सॉरी आरू, पर तुम भी जानती हो न कि मैं अब कुछ और नहीं खो सकता। सब कुछ खो चुका हूँ अपना, अब बस तुम और हमारी टीम ही बची है मेरे पास, जिन पे मैं भरोसा कर पाऊँ, उन्हें डांट पाऊँ, उन पे हक जता सकूँ, प्यार दिखा सकूँ। आई नो रूथ एंड आई एम सॉरी, पर आज रात के लिए हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, पर दादा और सुपीरियर दोनों को ही इस बारे में पता न चले, क्योंकि वो इसके लिए कभी रेडी नहीं होंगे कि हम लोग उनके बिना रिस्क ले मैं राम के साथ रात में तुम्हें मिलती हूँ। इतना बोलकर आरू फौरन कमरे से निकल गई। अंडस्को रात करीब 10 बजे आरू और राम दोनों हयात रीजेंसी के बाहर थे। वो दोनों कैजुअल क्लोथ्स में थे, पर सिर्फ ऊपर से अंदर उन्होंने अपनी एनएसजी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। घर पर आरू ने यही बोला कि वो दोनों घूमने जा रहे हैं। रूही की नज़र में घूमने ही जा रहे थे, पर अबीर और नव की नज़र में वो दोनों हयात रीजेंसी जा रहे थे। आरू ने उन्हें समझा दिया कि वो दोनों लोग सुपीरियर और रुद्र के पास जा रहे हैं। नव मान गया और वो दोनों निकल गए। उनकी कार हयात रीजेंसी के बाहर थी। रुद्र भी आकर उनकी कार में बैठ गया। पीछे की सीट पर उनकी एनएसजी की जैकेट पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर रुद्र बोला, तुम लोगों ने जैकेट क्यों लाई है? बिकॉज हम उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहलवाने वाले हैं। आरू हल्के गुस्से और एक विजयी मुस्कान के साथ बोली। रूथ ने एक गहरी सांस की, फिर हल्के से नमे अपना सर हिला दिया। तभी आरू ने देखा वो आदमी उधर से निकल रहा है। आरू ने भी उसके पीछे अपनी कार लगा दी। एक जगह ट्रैफिक में जाकर दोनों ही लोगों की कार फंसी। तभी आरू ने नोटिस किया कि पास वाली कार में बैठा लड़का उसे ही घूर रहा है। आरू ने पहले तो इग्नोर किया, पर अब उसकी बर्दाश्त के बाहर था। आरू ने अपना शीशा नीचे किया और उस लड़के को भी उंगली से शीशा नीचे करने का इशारा किया। वो लड़का एकदम से खुश हो गया। उसने शीशा नीचे किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो आई एम दीप डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। वो लड़का अभी बोल ही रहा था, तब तक आरू बोली, अबे ओ भैंस के गोबर में छुपी हुई कुकुर, कृपया वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन न करे, वरना देव दर्शन हो सकते हैं, समझा? एक्चुअली वो क्या है न, सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी, इसलिए चुपचाप ड्राइविंग पे ध्यान दे। इतना बोलकर आरू ने अपनी कार का शीशा वापस चढ़ा लिया और सामने देखने लगी। राम और देव ने जो तब से हंसी कंट्रोल की हुई थी, वो एकदम जोरों से हंसने लगे। आरू ने घूर के दोनों को देखा तो वो एकदम से चुप हो गए। वही वो लड़का तो अभी भी सदमे में था, पर जल्दी ही ट्रैफिक क्लियर हो गया और दोनों लोगों ने ही अपनी कार बढ़ा दी। इसी के साथ एक और कार भी उनके पीछे लग गई। वो आदमी एयरपोर्ट की तरफ चला गया। आरू ने एक साइड में लगाकर अपनी कार रोक दी। रूथ टाइम देखते हुए बोला, आरू 12:30 हो चुके हैं, पर अभी तक ये नहीं आए। आर यू श्योर कि उसके कोई साथी आने वाले हैं? बताने या समझाने से अच्छा है कि मैं तुम्हें दिखा ही दूं, वो देखो सामने। आरू ने सामने की तरफ उंगली करते हुए कहा, तो वहां पर उस पहले वाले आदमी के साथ 4 लोग और थे। वो पांचों लोग कार में बैठ गए। उन लोगों ने अपनी कार को टर्न किया और चल पड़े। आरू ने भी कार घुमाई और चल दी। उसी के साथ वो तीसरी कार भी चल पड़ी। वो लोग रोड से होते हुए एक जंगल के रास्ते मुड़ गए। आरू ने अपनी कार की हेडलाइट ऑफ करी, फिर उसने भी अपनी कार घुमा दी। ये लोग जंगल में क्यों जा रहे हैं? राम ने पूछा तो रुद्र बोला, अपने वेपन्स निकालने के लिए जो इन कुत्तों ने छुपा के रखे हैं। अच्छा ही है ना रुद्र, हमारे इंडिया के जानवर ही तो इन जैसे जानवरों की लाश नहीं खाते, पर यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जानवर तो इनकी लाशों को इस तरह से खाएंगे कि इनकी हड्डियों का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। आरू ड्राइव करते हुए बोली तो राम रुद्र दोनों ही मुस्कुरा दिए। उन सभी आतंकियों को अभी तक भनक भी नहीं थी कि कोई उनके पीछे है। उन लोगों ने जंगल में एक कैंप जैसा लगा था, उसके आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी। आरू ने अपनी कार पीछे ही रोक दी थी। वहीं वो तीसरी कार दोनों ही गाड़ियों से काफी दूर थी। उस कैंप के आगे 4 आदमी गन लिए खड़े थे। यहाँ पर तो और भी आदमी है, कुल मिलाकर 9 लोग हो चुके हैं। राम ने कहा तो आरू बोली, कम है ना, लेकिन कोई बात नहीं, 6 को मैं मरूंगी, बाकी 3 तुम दोनों आपस में बांट लेना। इतना बोलते हुए आरू ने अपनी गन निकाली और उसे लोड करने लगी। वहीं रुद्र भी अपनी गन लोड कर रहा था, पर राम बस मुंह फाड़े आरू को देख रहा था। तभी आरू ने वो गन लोड करके राम की तरफ फेंक दी। राम एकदम से हड़बड़ाकर गन आरू की तरफ के गन फेंकते हुए बोला, न न न, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ और गांधी जी के उसूलों पे चलता हूँ। मेरी उंगलियां सिर्फ कीबोर्ड और लैपटॉप पर चलती है, उनसे ये ट्रिगर नहीं दबाया जाएगा। चलाना नहीं है, तू बस इसे अपने पास रख ले, अपनी सेफ्टी के लिए काम आएगी तेरे। आरू ने कहा तो राम बोला, नहीं बे, मैं ऐसे ही सेफ हूँ, मुझे नहीं चाहिए। रख ले, मैंने बोला न, ये बस तेरी सेफ्टी के लिए है।
इतना बोलकर आरू ने कैंची से अपने कैजुअल कपड़े काट डाले और उसकी ब्लैक कलर की एनएसजी कमांडो की यूनिफॉर्म दिखने लगी। वहीं रुद्र ने भी यही किया। रुद्र और आरू दोनों ने अपनी एनएसजी जैकेट पहनी और कार से बाहर आ गए। राम कार में बैठकर ड्राइविंग पोजीशन संभाल ली ताकि वो दोनों जब भागकर आए तो तुरंत वो लोग वहां से निकल सके। वो तीनों लोग ब्लूटूथ से एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए हुए थे। आरू और रुद्र दोनों ही लेफ्ट राइट करके धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो तीसरी गाड़ी से भी एक शख्स निकल कर आया और उनके पीछे की तरफ को जाने लगा। वो पांचों टेररिस्ट एक साथ निकले। उनमें से एक ने एक बॉक्स को बेल्ट के जैसे बांधा था, उस बॉक्स में व्हील्स थे। वो पांचों आगे बढ़ ही रहे थे तभी आरू और रुद्र दोनों ने ही ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट कर दी। आरू ने धाड़ धाड़ करके एक बार में ही उन 5 आदमियों को मार गिराया जिन्होंने बॉक्स पकड़ा था। वही रुद्र ने उन 2 लोगों को मार दिया जिन्होंने आरू की तरफ गन पॉइंट की। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। बाकी बचे 2 लोग उनकी तरफ बढ़े ही थे तभी रुद्र ने उनमें से एक को शूट कर दिया। वो दूसरे को भी कर देता पर उसकी गोलियां खत्म हो गई। इधर आरू की भी गन खाली हो गई। वो आदमी गोली चलाने ही वाला था तब तक आरू ने फौरन रिएक्ट किया और घूमकर अपना पैर उसके हाथ में दे मारा। उसके हाथ से गन छूट गई। वो आदमी आरू को मारने के लिए बढ़ा और उस पे हाथ उठा दिया पर आरू ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। तभी रुद्र भी बढ़ा तो आरू जोर से बोली, डोंट यू डेयर रुद्र, ये मेरा शिकार है, तुम कार में जाके बैठो। रुद्र फौरन अपनी जगह पर रुक गया और कार की तरफ बढ़ गया। डॉट डॉट आरू ने उस आदमी का हाथ जोर से मोड़ दिया और अपने पैर से उसके पैर पर जोर से मारा। वो आदमी तिलबिला उठा पर वो टेररिस्ट भी ट्रेन था। उसने खुद को आरू की पकड़ से छुड़ा लिया और उस पे हमला किया। डॉट डॉट दोनों में ही फाइटिंग होने लगी तभी अचानक आरू ने जंप लगाए और घूमकर एक किक उस टेररिस्ट के मुंह पर दे मारी। उसके जूतों में कीलें लगी हुई थी क्योंकि एनएसजी की यूनिफॉर्म में ये इंक्लूड होता है। वो आदमी नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपना मुंह पकड़ लिया। आरू ने गन उठाए और उस पे पॉइंट कर दी। आरू ने उस आदमी के गले पर अपना पैर रखा और कसकर उसे अपने जूते से मसलने लगी। वो आदमी चीखने लगा। चीख और तेज चीख, कुछ एहसास हो रहा है दर्द का कि जब दर्द होता है तो कैसा लगता है। आरू अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए तेज आवाज में बोली। वो आदमी तड़प के साथ बोला, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। ओह, लगता है ज्यादा दर्द हो रहा है, चलो इस दर्द से तुझे मुक्ति दिला देती हूँ। इतना बोलकर आरू ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी और उसे दबाने ही वाली थी तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, नो साहिबा, ऐसा मत करो। ओह, लगता है ज्यादा दर्द हो रहा है, चलो इस दर्द से तुझे मुक्ति दिला देती हूँ। इतना बोलकर आरू ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी और उसे दबाने ही वाली थी तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, नो साहिबा, ऐसा मत करो। आरू ने जैसे ही आदि की आवाज सुनी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो अपनी एनएसजी यूनिफॉर्म में ही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वही जब उस टेररिस्ट ने आरू का ध्यान बटा हुआ देखा तो उसने फौरन रिएक्ट किया। उसने पास पड़ी एक गन उठाए और आरू की तरफ करके चलाने ही वाला था तब तक आरू ने धाड़ 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 करके अपनी पूरी गन उस टेररिस्ट पर खाली कर दी। वही आदि जो आरू की तरफ बढ़ ही रहा था वो अपनी जगह पर जम गया। वो टेररिस्ट ने गोलियां लगते ही एक बटन प्रेस कर दिया। आरू ने ध्यान दिया तो वो एक टाइम बॉम्ब था। आरू ने टाइमिंग देखी तो उस पे 5 मिनट का टाइमर लगा हुआ था। आरू फौरन ब्लूटूथ को टच करते हुए बोली, राम, रुद्र, तुम लोग निकलो राइट नाउ। पर आरू, तुम। राम अभी बोल ही रहा था तब तक आरू आदि की तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, आई सेड लीव राइट नाउ, इट्स माई ऑर्डर। यस चीफ। इतना बोलकर राम ने कार टर्न ली और वहां से निकल गया। आरू ने जाके आदि का हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए बोली, चलो यहाँ से जल्दी। पर आदि टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी नम आंखों से आरू की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या क्या नहीं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, आदि ने भराए आवाज में कहा और झटके से अपना हाथ छुटा लिया। तुम चल रहे हो, वो भी अभी मेरे साथ, आरू तेज से बोली तो आदि भी उसी तरह से बोला, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तभी आरू को कुछ याद आया। वो फौरन उस वेपन्स के बॉक्स की तरफ बढ़ी। उसमें व्हील्स लगे हुए थे। आरू ने जल्दी से उस बॉक्स की एक पट्टी अपनी कमर से बांधी और तेजी से भागते हुए उसने आदि का हाथ पकड़ा और ऐसे ही भागती गई। आदि झटके से रुका और चीख कर बोला, कहाँ ना कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम है। आरू शक्त सी आवाज में बोली तो आदि कुछ कह ही नहीं पाया क्योंकि वो अब आरू की कसम से बंध चुका था। आदि ने आरू की कमर से वो पट्टी खोली और उसे एक गांठ मार के एक बैग की पट्टी जैसे बना लिया। उसने उस बॉक्स को अपनी पीठ पर लादा और आरू का हाथ पकड़ तेजी से आगे बढ़ने लगा।
आदि ने अपनी कार का पिछला दरवाजा खोला, उस बॉक्स की पीछे सीट पर डाला और ड्राइविंग सीट की तरफ आने को हुआ तो देखा आरू पहले से बैठी है। आदि बराबर वाली सीट पर आकर चुपचाप बैठ गया। आरू ने तेजी से कार घुमाई और फुल स्पीड पर दौड़ाने लगी। अभी वो लोग थोड़े आगे बढ़े, इसी के साथ एक धमाकेदार आवाज हुई और जंगल में आग फैलने लगी। आरू तेजी से कार भगाई जा रही थी, तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज आई, चीफ आर यू ओके? यस रुद्र, आई एम फाइन। तुम लोग कहाँ पर हो? आरू ने रुद्र से पूछा तो वो बोला, हम लोग हाईवे पर टर्न ले रहे हैं। वेल डन, तुम लोग बढ़ो, मैं भी बस अभी पहुंची। इतना बोल आरू ने कार की स्पीड और तेज कर दी। अगले 1 मिनट में उसकी कार हाईवे पर दौड़ रही थी। तभी जोरों से बारिश भी शुरू हो गई। आरू आदि दोनों अब तक जंगल से काफी आगे सिटी में आ चुके थे। रुद्र और राम ने आरू से वापस कांटेक्ट किया। आरू ने उसे अपने सेफली बाहर पहुंचने की बात बता दी और एक एड्रेस बताकर वापस से ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिया। इस पूरे वाकये के दौरान आदि बिल्कुल खामोश था, वो बाहर की ओर देख रहा था। तभी आरू ने कार रोक दी। उसके कार रोकते ही आदि फौरन बाहर निकल गया। आरू भी तुरंत बाहर आई और जाके आदि के सामने खड़ी हो गई। आदि ने अपनी नजर उठा के नहीं देखा और फिर से साइड से जाने लगा, पर आरू वापस आगे आ गई। इस बार आदि ने अपनी नजरें उठाई तो आरू ने देखा आदि की आंखें एकदम लाल है। आदि ने कसकर आरू की बाहों को पकड़ा और अपने करीब लाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हु आर यू? मेरी बात तो सुनो। आरू अभी बोल रही थी तब तक आदि जोर से बोला, कौन हो तुम? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो पता है कि मैं। आरू बोल रही थी तब तक आदि वापस से उसे टोकते हुए गुस्से के साथ बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता मैं तुम्हें। तुम मेरी साहिबा हो ही नहीं सकती, वो तो मासूम से बच्चों जैसी है, कोई खूनी नहीं है वो। तुम्हें मैं समझाती हूँ, तुम सुनो तो। आरू फिर से बोलने को हुई, पर आदि फिर से गुस्से के साथ बोला, क्या समझाओगी मुझे तुम? हाँ डॉट बताओ क्या समझाओगी? यही कि किस बेरहमी के साथ तुमने उन 6 आदमियों को मार डाला। मैं वहां से जल्दी सब खत्म करके आया, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, बताऊंगा कि मैं क्या फील करने लगा हूँ। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें उस ट्रैफिक में देखा, मुझे अजीब लगा इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया, पर जब वहां जंगल में मैंने तुम्हें उन सबको मारते हुए देखा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यही मेरी साहिबा है। एक्चुअली वो मेरी साहिबा कभी हो ही नहीं सकती, इतनी बेरहमी उसके अंदर है ही नहीं। आदि गुस्से के साथ बोले ही जा रहा था। तभी आरू तेज आवाज में अपनी बाहें आदि के हाथों से छुड़वाते हुए बोली, हाँ हूँ मैं, बेरहम नहीं है मेरे अंदर ऐसे लोगों के लिए रहम जो बेगुनाह लोगों की जान लेना चाहते हैं। तुम्हें जानना है ना मैं कौन हूँ और ये सब क्यों कर रही हूँ? तो सुनो। डॉट मैं एक एनएसजी कमांडो हूँ, अभी से नहीं, जब मैं 20 साल की थी तब से हूँ। मैं उस हर इंसान को मार गिराऊंगी जो मेरे भारत की तरफ अपनी गंदी नजरें उठाएगा। तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ न कि मेरे बाबा कौन थे और क्या हुआ उनके साथ। तब तुमने बोला था कि मैंने उनके मर्डर को नहीं ढूंढा, तो आज तुम्हें बताती हूँ। हाँ जानती हूँ मैं कि मेरे बाबा को किसने मारा और किस बेरहमी से मारा। जिस उम्र में बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, उसी उम्र में मैंने गन थाम ली थी। उस दिन जब मामा मुझे सब बता के गए तब। फ्लैशबैक उस दिन जब यश जी आरू के सुपीरियर उर्फ मामा जी आरू को बताकर गए कि उसके माँ बाबा दादा दादी सबका मर्डर किया गया था, तब 10 साल की उम्र में ही आरू पूरी तरह बिखर गई। उस दिन नव ने किसी तरह आरू को संभाल लिया। रात में जब नव आरू के कमरे में पहुंचा तो आरू कमरे के एक कोने में बैठी उस मेडल को हाथ में लिए बुरी तरह से रो रही थी। उसने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखा हुआ था ताकि आवाज न आए। आरू बच्चा क्या हुआ है? नव ने जाकर आरू को अपनी बाहों में भरकर पूछा तो आरू नव से लिपटकर और तेजी से रोने लगी। डॉट नव की आंखें नम हो गई, वो आरू को संभाल ही नहीं पा रहा था। आरू बहुत रो रही थी। अचानक रोते रोते आरू नव की बाहों में झूल गई, उसके हाथ से वो मेडल छूटकर बैग के नीचे जा गिरा। डॉट नव एकदम से घबरा गया, वो आरू के गाल थपथपाते हुए जोर से सभी घर वालों को आवाज देने लगा। डॉट तभी कमरे का गेट खुला और सभी अंदर आए। आरू को इस तरह बेहोश देखकर सभी घबरा गए। देवेंद्र जी ने जल्दी से आरू को अपनी गोद में उठाया। तब तक रविंद्र जी भाग कर गए और उन्होंने गाड़ी निकाल ली। नव भी साथ में ही भागा, वो जल्दी से जाके कार में बैठ गया। देवेंद्र जी भी फौरन बैठे और वो कार हॉस्पिटल के लिए निकल गई। पीछे दूसरी कार में राखी जी और सीमा जी एक ड्राइवर के साथ चल दी। तभी सामने घर में खड़ी सारिका जी ने जब आरू को इस तरह से ले जाते देखा और राकेश जी को बता दिया तो वो सभी भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में पहुंचकर आरू को डॉक्टर ने चेक किया और उसको एक इंजेक्शन दे दिया। आरू को इंजेक्शन लगते देख नव ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानता था कि आरू इंजेक्शन से कितना डरती है।
नव आरू के पास ही बैठ गया। उसने आरू का हाथ पकड़ किया। तभी डॉक्टर वहीं पर खड़े हुए सबसे बोले, बच्ची बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, इसलिए आज काफी रोई भी है। कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना खुश रखे आप सब इसको। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए और सभी की नजरें नव पर टिक गई। नव, कुछ हुआ था क्या आज? देवेंद्र जी ने नव से पूछा तो वो चुपचाप बैठा रहा। वो कुछ नहीं बोला, बस आरू के चेहरे को एकटक देख रहा था। तभी देवेंद्र जी वापस से तेज आवाज में बोले, नव कुछ पूछ रहा हूँ मैं, बताओ क्या हुआ है? तभी राकेश जी देवेंद्र जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्या कर रहा है देवेंद्र, बच्चा है डर जाएगा। हाँ भैया, हम बाद में इस बारे में बात करते हैं, अभी चलिए बाहर चलते हैं। नव है आरू के पास और वो नहीं हटने वाला उसके पास से, आपको पता है। रविंद्र जी ने कहा तो देवेंद्र जी बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद आरू को होश आया। तभी एक आदमी डॉक्टर की ड्रेस पहने और मास्क लगाए आरू के कमरे में आया, जहां आरू लेटी हुई थी और नव भी आरू के साथ था। उसने आकर गेट हल्का सा फेर दिया और आरू के पास आ गया। उसने अपना मास्क उतारा तो आरू की आंखें नम हो गई, वहीं नव की आंखें गुस्से से लाल। वो यश जी ही थे। तुम्हें मैंने सब कुछ बताया ताकि तुम अपनी परिवार की मौत का बदला ले सको, इसलिए नहीं कि रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर लो। जीजा जी की इच्छा थी कि तुम देश की सेवा करो, पर वो समझ नहीं पाए कि एक लड़की कभी ऐसा नहीं कर सकती। यश जी आरू को डांटते हुए बोले तो नव एकदम से आकर उनके और आरू के बीच खड़ा हो गया और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी आरू अपनी मर्जी से करेगी जो उसे करना है, आपके कहने से नहीं। देखो तुम, यश जी अभी बोल रहे थे तब तक आरू बोली, दादा मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बाबा का सपना पूरा करूँ। वो तो वक्त बताएगा तुम क्या कर सकती हो या क्या नहीं। इतना बोल यश जी उस रूम के बाहर चले गए, पर उनकी आंखों में नमी थी। वहीं उनके जाने के बाद आरू की आंखों में नमी आई, पर उसे वापस से यश जी की बात याद आई और उसने अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर लिया। मैं अब वो कर दिखाऊंगी जो आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। आरू अपने मन ही मन बोली। तभी उसके कानों में नव की आवाज पड़ी, आरू तू ये क्या कर रही है, घर में सबको कैसे संभालेंगे? अभी मैं संभालूंगी, पर उसके बाद से आप संभाला करोगे, आरू ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। सभी लोगों को जब पता चला तो सब एक साथ ही आरू के कमरे में आ गए। सीमा जी ने जाकर सीधे आरू को गले लगा लिया। आरू मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद देवेंद्र जी बोले, तुम रोई क्यों थी आरू, कोई बात हुई है, कोई प्रॉब्लम है? बड़े पापा मुझे खूब सारी चॉकलेट चाहिए, पर मम्मी ने बोला था चॉकलेट नहीं खाते, बस इसलिए मेरी आंखों से पानी निकल गया और रोती तो मैं हूं ही नहीं, ये बात तो आपको पता है। आरू थोड़ी नौटंकी करते हुए बोली तो नव एकटक उसे देखने लगा। कोई नहीं, तुम बस अपनी आंखों के पानी को बोलो, वो बाहर ना आए, चॉकलेट मैं दिलवा दूंगा तुम्हें खूब सारी। देवेंद्र जी के इतना बोलते ही आरू मुस्कुरा दी। उसके साथ बाकी सबके चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। आरू घर पहुंची तो उस मेडल को ढूंढने लगी। आखिर बहुत ढूंढने के बाद उसे बैग के नीचे वो मेडल मिल ही गया। आरू ने उस मेडल को अपने छोटे छोटे से हाथों में लिया, फिर उसको देखते हुए बोली, बाबा अब मैं वो करूंगी जो आप चाहते थे, साथ ही वो भी जो मैं चाहती हूँ। देश की सेवा तो करूंगी ही, साथ में ही अपने परिवार की मौत का बदला भी लूंगी। थोड़े दिन बीत गए। अब आरू शैतानी तो करती थी, पर पहले जैसी नहीं। इसी के साथ आरू ने स्कूल में ही ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। जब गेम्स के पीरियड हुआ करते थे तब आरू यश जी के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के उतार चढ़ाव में काम आने वाले दावपेच सीख रही थी। यश जी आरू को ट्रेनिंग के दौरान बार बार लड़की होने का ताना देते, उसको डांटते, पर जैसे ही पलटते उनकी आंखों में नमी आ जाती। पर आरू उनके इन तानों और डांट से और भी मजबूत होती जा रही थी। एक दिन आरू ट्रेनिंग के दौरान गिरी और पूरा घुटना छिल गया, उसके आंखों में नमी आ गई। यश जी जल्दी ही उसके पास नव भी आया, पर यश जी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। दर्द हो रहा है? यश जी ने पूछा तो आरू हाँ में सर हिलाते हुए बोली, माँ, मामा वो बहुत दुख रहा है। सुपीरियर बोलो, मुझे सुपीरियर हूँ मैं, तुम्हारा मामा नहीं हूँ, समझी? यश जी आरू की चोट पे दबाव बनाते हुए बोले तो आरू हकलाते हुए बोली, जी जी सुपीरियर। आरू बोल रही थी तब तक नव भाग कर आया और उसने आरू को अपनी गोद में उठा लिया। आरू नव से लिपट गई। नव ने घूरकर यश जी को देखा पर कहा कुछ नहीं, क्योंकि आरू ने मना किया था। कुछ साल यूं ही बीत गए। जब आरू नव के साथ सिडनी आई तब यश जी ने उसको उसकी माँ का लाया हुआ टेडी दिया। डॉट डॉट आरू फिर से उस दिन वो टेडी और मेडल को पकड़ के रोई, पर उसने इस बार खुद को संभाल लिया। इसके साथ ही नव हर बार आरू को संभालता था। डॉट जब आरू कॉलेज में आई तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रिप्स का बोलकर बाहर ही घूमने लगी। अगर कोई मना करता भी तो देवेंद्र जी हमेशा आरू की साइड ले लेते। आखिर उनकी लाडली जो थी आरू, और उनके आरू की साइड जाते ही बाकी सब चुप। कहने के लिए आरू ट्रिप्स पर जाती थी, पर इस दौरान वो अपनी अल्ट्रा लेवल की ट्रेनिंग लेती थी।
इसी के साथ वो लॉयर बनने के लिए पढ़ती भी थी। 20 की एज तक आरू एक एनएसजी कमांडो बन गई। वहीं इसके बाद उसने घर पर बोला कि लॉयर बनने का एक्सपीरियंस उसे गेन करना है, इसलिए वो एडवोकेट आशुतोष के पास 1 साल रहना चाहती है, पर बीच बीच में वो घर होकर जाती रहेगी। घर में इसके लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, देवेंद्र जी भी नहीं। तभी आरू ने 1 महीने की रिक्वेस्ट की, आखिर बहुत मनाने के बाद सब मान गए। इस 1 महीने के लिए दिव्या दिल्ली हेडक्वार्टर्स में चली गई। एडवोकेट आशुतोष भी दिल्ली में ही रहते थे। दिन में आरू उनके साथ रहती, पर शाम को ही ट्रेनिंग सेंटर में आके ट्रेनिंग पर लग जाती। सब कुछ चल रहा था। आरू की टीम में राम भी शामिल हो गया। वो कॉलेज से ही उसके साथ था। राम हैकिंग में माहिर था। उसने कभी गन वगैरह नहीं चलाई, पर वो कुछ भी हैक कर सकता था। राम को आरू के बारे में तब पता चला जब वो एक दिन कॉलेज से ट्रेनिंग सेंटर पर गई। L2 भी कंटिन्यू।